और आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से और खास करके रेल मंत्रालय की तरफ से इस बात की चिंता बड़े पैमाने पर जताई जा रही है कि आज हमारी रेलवे बहुत बड़े सुरक्षा संकट से गुजर रही है। और वो सुरक्षा संकट रेलवे के किसी मैकेनिकल फेलियर की वजह से नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा संकट आतंकवादी वारदातों की वजह से है। हमारे देश में 65,000 किलोमीटर की रेलवे लाइनें हैं, लेकिन पाकिस्तान समर्थित आईएसआई के आतंकी अगर उन रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट के जरिए, तोड़फोड़ के जरिए ट्रेन को डिरेल करने की योजना बनाते रहे और उसमें सफल होते रहे, तो हमारे देश में न जाने कितने लोगों की मृत्यु होगी। हाल फिलहाल के कुछ एक रेल हादसे इसी की बानगी हैं और अब केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इस बड़ी समस्या से कैसे जूझा जाए, क्योंकि यह समस्या कोई सीमा पर लड़ाई की बात नहीं है। ये समस्या देश के भीतर उन तमाम रेलवे ट्रैक्स को महफूज करने की है जिस पर करोड़ों लोग रोज दिन सफर करते हैं। यानी अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें तो याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आईएसआई के समर्थित आतंकी उस ट्रेन ट्रैक को बम से उड़ा चुके हों। कहीं पटरियों से छेड़छाड़ का मामला, कहीं टूटी हुई ट्रैक ने उठाए सवाल, कहीं रेलवे ट्रैक पर मिला लंबा लोहे का टुकड़ा। क्या रेलवे को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है? क्या आतंक के निशाने पर आ गई है हिंदुस्तान की रेलवे? क्या उपद्रवियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन चुकी है भारत की लाइफलाइन? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो गंभीर सवाल खड़े करती हैं। कानपुर हादसे के पीछे आईएसआई कनेक्शन की बात हो या फिर आंध्र के कन्नूर में हुआ रेल हादसा, इन ट्रेन हादसों में टेरर का एंगल जब से सामने आया है, उसने रेल प्रशासन की नींद भी उड़ा रखी है। ये गंभीर है और हम इसको बहुत गंभीरता से देखते भी हैं, क्योंकि ऐसे जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो मिसक्रिएंट एक्टिविटीज़ हैं, सेबोटाज हैं या सस्पेक्टेड सेबोटाज हैं, जिसमें ट्रैक से टेम्परिंग होती है और इस तरह की टेम्परिंग होती है जिसके कारण जो सेफ्टी ऑफ रेल ऑपरेशंस है, फ्रेट ट्रेन्स की भी और गुड्स पैसेंजर ट्रेन्स की भी, ये अगर इंडेंजर होती है और यात्रियों का जो मूवमेंट है वो इंडेंजर होता है किसी भी तरह से, तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। क्या ये महज संयोग है कि मुंबई में रेल पटरियों के साथ छेड़खानी के पिछले 15 दिनों में 3 मामले सामने आ चुके हैं, जहां रेल पटरी के बीचों बीच 6 फीट लंबी लोहे की रॉड फेंकी गई। तो गनीमत रही कि ये लोहे की रॉड नजर आ गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के संबल में चंदौसी के पास रेलवे ट्रैक को काटने की कोशिश की गई। स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर ये साजिश रची गई थी। रेल पटरी के पास पटरी को काटने के औजार भी मिले हैं। इन सारे केसेस में हमने देखा है कि शायद 3 केसेस में ऐसा हुआ है जहां पे ये डिरेलमेंट में तब्दील हुए हैं। 2 में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 3 में उसके कारण बाद में पता चलेंगे, लेकिन 2016 में 2 और एक्सीडेंट हुए थे जहां पे ये प्योर सेबोटाज का था। इन सब में एफआईआर होती है। पिछले कुछ दिनों में रेल पटरियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में बढ़ोतरी हुई है। कई हादसों के पीछे साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं कई हादसे सतर्कता के बाद टाले जा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रेल पटरियों के साथ कोई साजिश जानबूझकर तो नहीं कर रहा है, या फिर आतंक के निशाने पर हिंदुस्तान की लाइफलाइन तो नहीं है। रेल यात्रा को लेकर सुरक्षा के सवाल का दायरा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि स्थानीय अपराधियों से लेकर आतंकवादियों तक के लिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ये सबसे मुफीद जगह है। और यही वजह है कि आतंकवादी हों या फिर स्थानीय अपराधी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए रेलवे की पटरियों को सबसे ज्यादा निशाने पर ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस बात को न्यूज नेशन प्रमुखता से आपके सामने इसलिए उठा रहा है क्योंकि ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा मसला है। अगर हाल फिलहाल के तमाम वारदातों को आप देख लें तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कितनी बड़ी घटना होती दिखाई दे रही है। कानपुर के ट्रेन डिरेलमेंट में 150 लोगों की मृत्यु हुई। आंध्र प्रदेश में 40 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस तरह से एक के बाद एक हाल फिलहाल में ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, रेल दुर्घटनाएं, जिसे माना जा रहा है कि ये आतंकी वारदात है। ये रेलवे की तकनीकी दिक्कत नहीं है, कोई मानवीय भूल नहीं है, ये आतंकी साजिश है, आतंकी वारदात है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इसे लेकर रेल मंत्री ने लोकसभा में, सदन में अपना बयान भी प्रस्तुत किया और उन्होंने ये बात स्पष्ट कही है कि 1 साल में 68 ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आई हैं
जो प्रस्तुत करती है एक ऐसी विस्फोटक तस्वीर कि आईएसआई के समर्थित आतंकी यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थित आतंकी अब हिंदुस्तान के रेलवे ट्रैक को निशाना बना रहे हैं और कई बार इस तरह के हादसे होते होते बच रहे हैं और लोगों की जान बस जाते जाते बच रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब सरहद पर हमारे सैनिक हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, आतंकी जब हिंदुस्तान में घुस जाते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए हमारे पास नेटवर्क है, हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं, जिसका खामियाजा उठाते हैं। लेकिन जब आईएसआई ने यह तय कर लिया है, पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी ने, कि वो हिंदुस्तान के रेल नेटवर्क को तबाह कर दे, तो आप सोचिए कि हम कितने बड़े खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। 65,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन की सुरक्षा आखिरकार कोई भी सरकार कैसे कर सकती है? जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबों के सामने, जिससे पार पाना बहुत आसान नहीं होगा। शिकंजे में ट्रैक वाला टेररिस्ट। नेपाल पुलिस के शिकंजे में खड़े ये लोग आईएसआई के वो मोहरे बताए जा रहे हैं जिनके निशाने पर हिंदुस्तान की लाइफलाइन थी। ट्रैक को उड़ाकर ये रेलवे को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे और सूत्रों की माने तो इनकी साजिश से 20 नवंबर को कानपुर के पुखराया में 150 लोगों की जान गई और इस साजिश का सूत्रधार है शमशुल होदा, जो अब नेपाल पुलिस की गिरफ्त में है। वड़ासैन में बम रखा है और आदापुर नगरदे स्थित रेलवे स्टेशन में इन लोगों ने बम रखा है। ये 2 जगह का अपराध इन्होंने स्वीकार किया है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो शमशुल होदा के जरिए आईएसआई ट्रैक को टारगेट कर रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ली जा सके। बताया जा रहा है कि इसके लिए आईएसआई ने दुबई में बैठे शमशुल होदा को मोहरा बनाया। होदा ने नेपाल के कारोबारी ब्रज किशोर गिरी को हैंडलर बनाया। ब्रज किशोर ने दीपक राम और अरुण राम को पैसे दिए। सूत्रों की माने तो ट्रैक को टारगेट करने के लिए मोतीलाल पासवान, मुकेश यादव और उमा पटेल को भी पैसे दिए गए, जबकि राकेश यादव और गजेंद्र यादव भी ब्रज किशोर के ही मोहरे बताए जा रहे हैं। इंडिया में ब्लास्ट करने के लिए इन्होंने पैसा खर्च किया था, नेपाल और इंडिया का आपराधिक गिरोह का। इसी के दौरान ये केस हुआ। इतना ही नहीं, बिहार के बक्सर के पास में भी रेल पटरियों को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले बक्सर में रेल पटरियों के पास धमाका हुआ था। मामले की जांच एनआईए भी कर रही है। रेल प्रशासन साजिश की बात से इनकार नहीं कर रहा। असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह की कई तोड़फोड़ की गतिविधियां और इस तरह की डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ और ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गतिविधियां ये नोटिस में आई हैं और कंसर्न एजेंसीज के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं। जाहिर है रेल की सुरक्षा सवालों के घेरे में है, क्योंकि हर दिन रेलवे में करीब 2 करोड़ लोग सफर करते हैं। सवाल लोगों की सुरक्षा को लेकर है, मुसाफिरों की सुरक्षित यात्रा को लेकर है। मालूम नहीं कब किसकी गाड़ी कहां पटरी से उतर जाए, और गाड़ी सिर्फ पटरी से नहीं उतरती बल्कि जिंदगी की गाड़ी भी पटरी से उतर जाती है। और ऐसे में रेल यात्रा को लेकर सुरक्षा के सवाल सबसे ज्वलंत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस समस्या की विकरालता अब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए और समझिए कि 65,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेलवे ट्रैक्स हमारे देश में हैं। इन ट्रैक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे कोई कर सकता है? कोई भी सुरक्षा एजेंसी इसकी जानकारी और इसकी गारंटी नहीं ले सकता। 2 करोड़ से ज्यादा लोग भारतीय रेल का इस्तेमाल प्रतिदिन करते हैं और उसमें जाहिर सी बात है आप इस पर चेक नहीं रख सकते। लगभग 1.25 लाख के आसपास कर्मचारियों की कमी रेलवे महकमे में है। ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, टेंशन और स्टेशन मास्टर्स इसमें शामिल हैं। सेफ्टी कर्मचारियों पर सुरक्षित ट्रेन चलाने का जिम्मा होता है, लेकिन जो अब स्थिति है उससे बस यही प्रस्तुत हो रहा है कि रेलवे आज एक बहुत बड़े सुरक्षा संकट से गुजर रहा है और उसके लिए कम से कम हमारी सरकार के पास कोई ना तो नीति है और ना ही सोच है। इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कल जबरदस्त आक्षेप किया था और तंज कसा था, उसकी गूंज आज संसद के गलियारों में कैसी गूंज रही है। जरा बयान देखिए और उसके साथ साथ संसद में क्या कुछ चल रहा है ये भी देखिए। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन
खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। किसी जिम्मेदार आदमी ने जो इस पद पे बैठे हैं, ऐसी किसी ने इस तरह की बात नहीं की। और निकली वो मुख्यमंत्री जी थे जब सोनिया जी के बारे में क्या कह रहे थे, बाकी लोगों की क्या बात, वो भी जरा पढ़ना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री को इस सदन की परंपरा नहीं मालूम, किस तरह से बात रखनी चाहिए अपने सदन के सामने, सदन के सदस्यों के सामने, और क्या भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमने तो कई प्रधानमंत्री को देखा, उन्होंने तो कभी ऐसी भाषा कभी इस्तेमाल नहीं किया। मर्यादा किसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? यानी मर्यादा जो है वो, चूंकि प्रधानमंत्री का जो संस्था है, पद है, तो वो तो बहुत दूसरे लोगों ने भी कहा है तो वो गलत कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री थोड़ी इस काम को दूसरों को नकल करने लगेंगे। मनमोहन सिंह अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी कर रहे हैं और युवराज महाशय ने कहा द ऑर्डिनेंस इज अ नॉनसेंस, फाड़ दिया। आज तक उन्होंने माफी मांगी है क्या? कुछ दिन पहले आपके लोकसभा में नेता बोले, क्या शब्द प्रयोग किया? राहुल बाबा, आपकी माता जी ने मोदी जी के पास लिए क्या शब्द प्रयोग किया था, वो याद करिए, वो याद करिए। तो किस तरीके से आचार व्यवहार, इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर अब चर्चा हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा मामला एक ऐसे फांस बन गया है राजनीतिक दलों के बीच में, जो प्रस्तुत करता है वो तस्वीर जिसे हम देख के भी अनदेखा करना चाहते हैं, राजनीति का पतन और गिरता हुआ स्तर। आइए अब जरा राजनीति के अखाड़े की एक और खबर आपके सामने प्रस्तुत करें। तमिलनाडु में सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर अब राज्यपाल की भूमिका बड़ी सक्रिय होती दिख रही है। अगर एक तरफ चन्नम्मा पहुंच रही हैं राज्यपाल के पास ये बताने के लिए कि सरकार बनाने के लिए तमाम विधायकों का समर्थन उनके पास मौजूद है, यानी कि शशि कला, तो पनीरसेल्वम जो कि मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, वो भी विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर दो पक्ष हैं, दो खेमे हैं, और जयललिता की विरासत ऐसा लगता है कि बस मिट्टी में सनने जा रही है। तमिलनाडु में यह सत्ता के संग्राम की लड़ाई है। जिस पार्टी को जयललिता ने सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, वो अब दोफाड़ हो चुकी है। पनीरसेल्वम और शशिकला राज्य में सीएम पद के लिए दावे ठोक रहे हैं। देर शाम राज्य के कार्यवाहक सीएम पनीरसेल्वम ने राज्यपाल से मिलकर अपना दावा रखा। पनीरसेल्वम और राज्यपाल के बीच करीब 15 मिनट की मुलाकात हुई। 5 मिनट दोनों में अकेले में भी बात हुई। पनीरसेल्वम के साथ 10 विधायक भी राजभवन गए थे। सूत्रों के मुताबिक पनीरसेल्वम ने राज्यपाल को एक पिटीशन भी सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे दबाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हम तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ओ पनीरसेल्वम के घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पे एमपीज एमएलएज यहाँ पे आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादातर एमएलएज आ रहे हैं, करीब 6 एमएलएज यहाँ पे सुबह से आ रहे हैं। और जो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, जो फॉर्मर एक्स एमएलएज एक्स एमपीज सुबह से आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज डिस्ट्रिक्ट में जो कई पोस्ट में हैं, कई पास पोस्ट में थे, तो वो सब सुबह से यहाँ पे अपना समर्थन दिखाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। पनीरसेल्वम की मुलाकात के बाद शशिकला भी अपने विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंची। 130 से ज्यादा विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। कहा जा रहा है कि पार्टी के विधायक शशिकला को सीएम बनाना चाहते हैं। दोनों पक्षों के वार तकरार के बीच अब राज्यपाल के पास कुल 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प, शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक इंतजार करने के लिए कहें। दूसरा विकल्प, पनीरसेल्वम को सीएम रहने दें और बहुमत साबित करने को कहें। तीसरा विकल्प, शशिकला को सरकार बनाने का न्योता दें और बहुमत साबित करने को कहें। राज्यपाल विद्यासागर क्या फैसला करते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह सत्ता की लड़ाई राज्य में चल रही है, वो साउथ की किसी मसाला फिल्म से जरा भी कम नहीं। श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। महात्मा गांधी खादी के बढ़ावे के लिए लगातार कोशिश करते रहे और देश में उसके बाद से लगातार खादी को लेकर कोई ना कोई नया तर्ज अपनाया गया। लेकिन गुजरात सरकार की ये पहल शायद तारीफ करने योग्य है। तमाम सरकारी स्कूल के कर्मचारियों को हफ्ते में 1 दिन खादी के कपड़े पहनने होंगे।
अब इसे खादी का प्रचलन बढ़े या ना बढ़े, कम से कम इतना तो जरूर होगा कि बच्चों में खादी के प्रति संवेदना जरूर होगी। बीजेपी नेताओं का खादी प्रेम किसी से छिपा नहीं है। मोदी खुद खादी के बढ़ावे की बात अक्सर कहते हैं और अब खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन की तर्ज पर गुजरात के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। गुजरात के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों को हफ्ते में एक दिन खादी पहनना होगा। गुजरात में करीब 3 लाख सरकारी शिक्षक हैं। शिक्षक भाइयों बहनों हफ्ते में एक बार और वो मंगलवार को खादी पहनेंगे। गुजरात की बीजेपी सरकार इस प्रोजेक्ट को महात्मा गांधी से जोड़कर देख रही है। साथ ही दावा ये भी किया जा रहा है कि इस फैसले से खादी की बिक्री भी बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस इस फैसले पर सवाल उठा रही है। सही अर्थ में जो गांधी जी की खादी की भावना को आगे बढ़ानी है तो सबसे पहले वो भ्रष्टाचार को नाबूद करे और शिक्षकों को पूरा वेतन और मान सम्मान दे। जाहिर है सरकार का ये फैसला लागू होने से पहले ही विवाद का विषय बन गया है। खादी पर एक और सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। पूरा पटेल, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद। और अब आपको दिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करना चाहता है तो किस क्रूरता से इस वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। ये वीडियो है 5 फरवरी का गोरखपुर के पास। सौरभ पांडे नाम के एक छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है, जिसमें 2 बाइक सवार आते हैं, उस पर 4 बदमाश भी दिखाई देते हैं। बाइक के पीछे बैठे बदमाश उतरते हैं और फिर सौरभ पांडे को गोली मार देते हैं। घटना आरपीएम एकेडमी के पास की है। सौरभ पांडे आरपीएम एकेडमी के आसपास ही टहल रहा था और उस वक्त ये घटना हुई। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो बताता है कि कैसे पैर छूने के बाद इस व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी और ये तमंचा निकला और सीधे गोली। ऐसा लगता है जैसे कि गांधी फिल्म से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है ये हत्यारा। दुनिया भर में सेल्फी लेने का प्रचलन कुछ इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है कि लोग अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं सेल्फी लेते लेते। भाई अगर आप खुद ही नहीं रहेंगे तो आपका सेल्फी क्या दीवार की शोभा बढ़ाएगा? इस बात को लेकर लोगों में जागृत बिल्कुल नहीं है और यह बात वाकई में अचंभित करने वाली भी है। एक खतरनाक कोबरा के साथ एक वीडियो बनाने का शौक टीवी एक्ट्रेस श्रुति उल्फत को था और ये उनके ऊपर कितना भारी पड़ा। जरा इस फोटो खिंचवाने के प्रकरण को देखिए जिसमें उन्होंने सेल्फी खिंचाने की कोशिश की है और खुद अब जमानत पर रिहा हैं। ऐसे कुछ एक लोग हैं जिन्होंने किंग कोबरा के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की और अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात अलग है कि उनकी फोटो उनके घर की दीवार पर जरूर माला के साथ लटकी होगी। कभी वो डरती हैं, कभी मुस्कुराती हैं। हाथों में कोबरा है लेकिन मानो कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन अब यही तस्वीरें श्रुति उल्फत के लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं। छोटे पर्दे की कलाकार श्रुति का यूं जहरीले कोबरा के साथ वीडियो बनवाना उन्हें सलाखों के पीछे तक ले गया। जरा आप भी देखिए कैसे श्रुति कोबरा के साथ वीडियो बनवा रही है। लेकिन सोशल साइट पर श्रुति का ये वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों को नागवार गुजरा। वन्य जीव प्रेमियों ने मामला दर्ज करवाया और फिर कानून ने अपना काम कर दिया। देखो असल में पब्लिसिटी स्टंट से हमारा मतलब उनका नाता नहीं है। वो उन्होंने एनिमल यूज़ किया, लॉ का वायलेशन हुआ है। किधर ना कि देखो कोई भी एनिमल यूज़ करना है, हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है जो गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी बॉडी है जो परमिशन देता है परफॉर्मिंग। अगर आप लोग उनसे परमिशन लेके डिस्प्ले किया रहते तो हमें कुछ तकरार नहीं था। ये देखा जाएगा तो एक तरीके से बेसलेस एलिगेशन है, बिकॉज नाग तो उन्होंने नहीं लाया। शी इज़ एंड जस्ट एन एक्ट्रेस, उनका जॉब वो कर रही थी। जहाँ से भी नाग आया हो, आई डोंट नो अबाउट द सीरियल, जो भी उनका जो भी है प्रोसीजर। बताया जा रहा है कि यह वीडियो अक्टूबर 2016 का है, जब सीरियल नागार्जुन के प्रमोशन के लिए कोबरा के साथ ये वीडियो बनवाया गया था। लेकिन तब प्रोडक्शन टीम ने दावा किया था कि ये कोबरा असली नहीं है और इसे स्पेशल इफेक्ट से तैयार किया गया है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने जब मामले की जाँच की तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हम लोग ने वाइल्ड लाइफ एक्ट सेक्शन 9, 39, 48A और 51 के तहत उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज किया है। इस वीडियो में जो कोबरा दिखा है वो किस प्रजाति का था और क्या वो जहरीला था? वो नाग प्रजाति का था और वो जहरीला था।
बुधवार को श्रुति समेत चारों आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वन विभाग का दावा है कि पूछताछ में इन आरोपियों ने कबूल किया कि वीडियो में दिखने वाला कोबरा असली था। इस मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ रखा है क्योंकि महज 2 दिन पहले नवी मुंबई में एक व्यक्ति की कोबरा के साथ स्टंट करते वक्त मौत हो गई थी और ये सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। स्टंट के दौरान श्रुति कोबरा के दंश से तो बच गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का दंश उन्हें आने वाले कुछ दिन तक सालता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।